अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन साथ साथ ये सेंसिटिव होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। कुछ हया की बातें हैं, सीक्रेट बातें नहीं कहूँगी मैं इन्हें, क्योंकि ये बातें हर औरत को जो कि जिसकी अभी नई नई शादी हुई है या जो मदर बनने वाली है या जिसके बच्चे हैं उससे ये बात पता होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ गाइडेंस प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है या नहीं हो पाती है एक बच्ची की, एक लड़की की, जिसकी वजह से वो मिसकॉन्सेप्शन का शिकार रहती है पूरी ज़िंदगी। वो बेबीज़ डिलीवर कर भी देती है, उसके बावजूद वो बहुत सारे गलत फहमियों का या बहुत सारे डर का, शक व शुबहात का वो शिकार रहती है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। पहले तो मैंने बहुत सोचा कि मैं ये वीडियो क्यों बनाऊँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही मैं कोई ऐसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ। लेकिन जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ तो मुझे आइडिया ये हुआ आप लोगों के मैसेजेस से, आप लोगों की ईमेल से, कि आप ही हमें गाइड करें, हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें कोई गाइड करने वाला ठीक से नहीं है, या जो हमें गाइड करता है उसे भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्लीज़ हमें गाइड करें। तो डिस्क्लेमर ये है कि सेंसिटिव टॉपिक है। वैसे तो मेरे चैनल पर ज़्यादातर वीडियोस, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम वीडियोस ही ख़वातीन के मसले मसाइल से रिलेटेड ही होती हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड ही होती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि ये वीडियो ख़ास तौर पर ख़वातीन के प्रॉब्लम से रिलेटेड ही है। अच्छा, पहले मैं बताऊँ कि मेरे पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन ये किया जाता है कि आप ही ज़ाहिर है आजकल का ज़माना बहुत एडवांस हो गया है और सी सेक्शन बहुत ज़्यादा आम हो गया है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी हम अगर अटैम्प्ट करें या इमरजेंसी में, जैसे हरीम की दफ़ा में मेरी इमरजेंसी होम बर्थ डिलीवरी हो गई थी, कोई प्लान नहीं था। अगर इस तरह का कुछ केस हो जाता है हमारे साथ या किसी के साथ भी, तो हम अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं या उसकी हेल्प आउट कैसे कर सकते हैं, हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना। तो ये कोई हमें बताता नहीं है, ना ही हमें कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, ना ही डॉक्टर बताते हैं और ना ही हमें ख़ुद पता होता है, तो हम कहाँ से पता करें। और वाकई में ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हर लेडी को एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ये बात एटलीस्ट उसके इल्म में होनी चाहिए। तो सिर्फ इसी नज़रिए को मैं मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करूँगी। हाँ, अगर मैंने अपनी अटैम्प्ट्स ना की होती होम बर्थ डिलीवरी की, तो शायद मैं सिर्फ हवा में बातें कर रही होती या सिर्फ पढ़ के देख के सुना देती, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल है, तो मैं इसमें फुल गाइड करने की कोशिश करूँगी। और मैंने कहाँ से सीखा वो उससे मैं डायरेक्ट आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। तो शुरू से शुरू करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि मेरी जब एक बेटी थी, बेटी है माशाल्लाह, अब तो वो 8-9 साल की हो गई है। तो जब मेरी बेटी हुई थी तो वो सी सेक्शन से हुई थी। तो सी सेक्शन के बाद भी मैं बिल्कुल नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी। मुझे ये किसी ने बताया कि तुम्हारा जो फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है ना, अब तुम जब भी सेकंड बेबी के लिए प्लान करोगी ना, तुम्हारा तो अब सी सेक्शन ही होगा, नेक्स्ट बेबी भी। तो वहाँ ये बात मुझे क्लिक हुई कि ये क्या बात हुई। तो मैं वहाँ से मुझे समझ लें कि मुझे परेशानी लाहक हुई कि क्या मेरा दोबारा से पेट कटेगा। तो समझ लें वो एक पॉइंट था कि जहाँ से मेरा एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई। तो मैं इस टॉपिक्स पे ही रिसर्च कर रही थी कि क्या वाकई में ऐसा है कि सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वहाँ से सब कुछ इमर्जिंग वहीं से हुई थी। तो उस दौरान मेरी एक जानने वाली हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड से, उनका लाइब्रेरी में आना जाना होता है, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से एक बुक मंगवाई। तो मेरे हस्बैंड जो भी बुक लेकर आते हैं, अक्सर अभी भी लोग मंगवाते हैं या मैं भी मंगवाती हूँ, तो वो पहले घर पे लेकर आते हैं, उसके बाद फिर वो जिस वक्त उसको देनी होती है टाइम फ़िक्स कर लेते हैं, 1 या 2 दिन तक वो घर पे रहती है या शाम तक रहती है, रात तक रहती है, और फिर वो उसको दे देते हैं जिसकी वो बुक होती है।
तो जितनी भी बुक्स आती हैं घर में तो वो मेरी नज़रों से, मेरे हाथों से वो ज़रूर गुज़रती हैं। और मुझे रीडिंग का बचपन से ही शौक़ है। तो उसी में ही एक बुक आई ख़वातीन का इंसाइक्लोपीडिया। तो नॉर्मल बुक की तरह मैंने उस बुक को भी समझा, लेकिन ज़ाहिर है इंसाइक्लोपीडिया था, थोड़ी मोटी हेल्दी सी बुक थी। तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि इतनी मोटी सी बुक है, कुछ ना कुछ तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उसी दिन शाम में जाने वाली थी वो। तो मैंने जब उसको खोला, उसके अंदर आपको दुनिया जहाँ के हर मसाइल का हल उसके अंदर लिखा हुआ है। और ये अब तो गूगल पे भी अवेलेबल है PDF फॉर्म में, मैं उसी से ही अब पढ़ती हूँ। तो मैंने वो जब देखा, उसके जब इंडेक्स देखा तो उसके अंदर इतने ज़बरदस्त टॉपिक थे कि बिल्कुल एवरीडे लाइफ से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, हमारे मसले मसाइल हैं, जो हमें बहुत छोटे छोटे बातें, मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट्स भी कोशिश करूँगी कि शेयर कर दूँ। तो ऐसा लगेगा कि हर टॉपिक को हमें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये इतने मेन टॉपिक हैं। तो मैं उस वक्त ज़ाहिर है VBAC की रिसर्च में थी, तो मेरा ज़्यादातर जो फ़ोकस गया वो ख़वातीन के पेचीदा मसाइल की तरफ मेरा फ़ोकस गया। तो वहाँ पर मुझे ये टॉपिक मिला कि जो भी नॉर्मल डिलीवरी जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या तैयारी करनी चाहिए और औरत को किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए ख़ुद अपने आप की डिलीवरी के लिए, या अगर वो किसी से करवा रही है या दाई को क्या करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड वो 2 सफ़हात थे मुश्किल से, तो वो मैंने पढ़े। तो वो मैं आपको कोशिश करूँगी कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ यहाँ पे पढ़ के सुनाऊँ। तो उन 2 सफ़हात ने, उन 1.5 सफ़हात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मेरा एक्सपीरियंस बदल दिया, मेरा नज़रिया बदल दिया। तो मैंने यही देखा कि जब इन 2 सफ़हात से मैं इतना मुझे फ़ायदा हो सकता है, तो इस पूरी बुक से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता होगा। तो मैंने हस्बैंड को ये इंसिस्ट किया कि जिसकी भी बुक है उससे बोलें कि वो 1 दिन के बाद दे देंगे। तो फिर मैंने उसको 1 दिन और उसको रीड किया, लेकिन ज़ाहिर है अमानत थी, देनी तो थी। तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर ज़िंदगी में मसरूफ़ होती गई और जो भी मेरी प्यास थी वो थोड़ी बहुत बुझ गई उस बुक से। जो मुझे जानना था वो मुझे मिल गया। तो कहीं ना कहीं वो शौक़ थोड़ा दबता गया कि मैं ये ख़ुद अपनी एक बुक मंगवाऊँ और इसको पढ़ूँ। फिर ज़ाहिर है बच्चों में लग जाती है माँ, तो फिर उसके बहुत सारे शौक़ रह जाते हैं। और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं हार्ड कॉपी बुक कोई लेके बैठूँ और पढ़ूँ, बहुत मुश्किल होता है। बड़े बच्चे तो खैर कॉपी करते हैं और वो भी रीड करते हैं, लेकिन अभी हुस्ना और हरीम ऐसी हैं, छोटी हैं कि उनके हाथों में बुक लग जाती है तो वो सारे पेज अलग अलग हो चुके होते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा कि मुझे किस तरह से पता चला, मैंने किस तरह से जाना, मैंने किससे पता किया। तो वो ये बुक के ही 2 सफ़हात थे जिससे मैंने रीड किया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब मैं उन पेजेस को रीड करके आपको इस वीडियो में बताती हूँ। बच्चे की पैदाइश से पहले माँ के पास क्या चीज़ें तैयार होनी चाहिए। हमल के 7वें महीने में इन इलाकों में जहाँ दाइयों के ज़रिए डिलीवरी होती है, हर माँ को मंदरजा झेल चीज़ें तैयार रखनी चाहिए। नंबर 1, बहुत से साफ़ कपड़े, जरासीम कश साबुन या कोई और साबुन, हाथ धोने के बाद मलने के लिए स्प्रिट, साफ़ रुई, नया ब्लेड। जब तक आवल नाल काटने का वक्त ना आए ब्लेड खोलिए नहीं, और अगर नया ब्लेड ना हो तो साफ़ जंग से पाक कैंची होनी चाहिए। आवल नाल काटने से पहले कैंची को उबाल लें। बच्चे की नाफ ढकने के लिए जरासीम से पाक गाढ़ या साफ़ कपड़ा, नाल बांधने के लिए साफ़ कपड़े की 2 पट्टियाँ या फीते। दोनों पट्टियों या फीतों को कागज़ में लपेटकर बंद करें और इसे तंदूर में पकाएं या इस्त्री कर लें। बच्चे की पैदाइश की तैयारी। बच्चे की पैदाइश एक बिल्कुल कुदरती वाक़या है। माँ तंदुरुस्त और सेहतमंद हो और हर चीज़ ठीक हो तो बच्चा किसी की मदद के बगैर पैदा हो सकता है। नॉर्मल पैदाइश में दाई जितना कम काम करे, हर चीज़ ठीक होने का इम्कान उतना ही ज़्यादा होता है। अब बच्चे की पैदाइश में मुश्किलात बेशक पैदा होती हैं और कभी कभी बच्चा या माँ की जान को ख़तरा लाहक होता है। अगर ज़िंदगी में किसी वजह से भी मुश्किल या ख़तरा का इम्कान हो तो माहिर दाई या तजर्बेकार डॉक्टर को मौजूद होना चाहिए। खुसूसी ख़तरे की मंदरजा झेल निशानियाँ जिनकी वजह से ज़िंदगी में दाई या डॉक्टर की मौजूदगी बल्कि मुमकिन हो तो अस्पताल में ज़िंदगी ज़रूरी हो जाती है। अगर बच्चे की मुतवक्का पैदाइश से 3 हफ्ता या इससे भी पहले माँ को दर्द उठने लगे, अगर हमल की ज़हरबात की अलामतें पैदा हो जाएं, अगर औरत पुरानी या शदीद बीमारी में मुब्तला है,
अगर औरत को खून की बहुत कमी हो या ज़ख़म या ख़राश लगने पर जिससे बहने वाला खून नॉर्मल तौर पर ना रुके। अगर औरत की उम्र 15 बरस से कम और 40 बरस से ज़्यादा हो या पहला हमल 35 बरस से ज़्यादा उम्र का हो। अगर औरत के पहले 5 या 6 बच्चे हों। अगर औरत ख़ास तौर पर छोटे कद की हो या इसके कूल्हे दुबले हों। अगर और बच्चों की पैदाइश में औरत को शदीद मसले पैदा हुए हों या बहुत खून निकला हो। अगर औरत ज़्यादतीस या दिल की बीमारी का शिकार है। अगर औरत को फतक हर्निया यानी आंत उतरने का मर्ज़ है। अगर ऐसा नज़र आता हो कि औरत के जुड़वां बच्चे होंगे। अगर रहम में बच्चे की पोजीशन नॉर्मल ना हो। अगर पानियों की थैली फट जाए और दर्द-ए-ज़ा चंद घंटों में शुरू ना हो, बुखार होने की सूरत में ख़तरा और भी शदीद होता है। अगर हमल के 9 महीने की मुद्दत पूरी हो जाने के 2 हफ़्ते बाद भी बच्चा पैदा ना हो। पैदाइश के बाद बच्चे की निगहदाश्त। फैमिली अस्पतालों में नर्सें बच्चों की निगहदाश्त के लिए ज़रूरी लवाज़मात खुद सरअंजाम देती हैं, लेकिन जहाँ ये सहूलत मौजूद ना हो वहाँ दर्ज झेल एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे के बाहर आ जाने के फ़ौरन बाद बच्चे को इस तरह बाजू पढ़ लें कि इसका सर नीचे को हो ताकि मुंह और हलक से बलगमी रतूबत निकल जाए। जब तक बच्चा सांस ना लेने लगे इस तरह पकड़े रखें। जब तक नाल बांधी ना जाए बच्चे को माँ से नीचे की सतह पर रखें। इस तरह बच्चे को खून ज़्यादा मिलेगा और वो ज़्यादा ताकतवर होगा। अगर बच्चा फ़ौरन सांस लेने ना लगे तो तौलिया या कपड़े से इसकी पीठ की मालिश करें। अगर फिर भी सांस ना आए तो चूसने वाले गुब्बारे से इसके हलक और मुंह से बलगम निकालें या अपनी उंगली पर साफ़ कपड़ा लपेट कर बलगम निकालें। अगर बच्चा पैदा होने के 1 मिनट के अंदर सांस लेना शुरू नहीं करता तो फ़ौरन इसके मुंह पर मुंह रखकर सांसें लेना शुरू कर दें। बच्चे को साफ़ कपड़े में लपेट दें। ये बहुत ज़रूरी है कि इसे सर्दी ना लगे। और अगर बच्चा वक्त से पहले हो गया हो यानी 7वें या 8वें महीने में तो इसे हरगिज़ सर्दी ना लगने दें। कटी नाल की एहतियात। ताज़ा कटी हुई नाल को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे खुश्क रखें। नाल सुखाने के लिए इसको हवा लगना ज़रूरी है। अगर घर में सफाई रखी जाती है और मक्खियाँ नहीं हैं तो कटी नाल को खुला छोड़ दें ताकि हवा लगती रहे। अगर धूल और मक्खियाँ हैं तो नाल पर हल्का सा कपड़ा रख दें। जरासीम से पाक गौज़ इस्तेमाल करना सबसे बेहतर है। अगर आपके पास जरासीम से पाक गौज़ ना हो तो बच्चे की नाफ को बहुत साफ़ और ताज़ी इस्त्री किए हुए कपड़े से ढक दें। पेट पर पट्टी ना बांधना बेहतर है, लेकिन अगर आप पट्टी बांधना ही चाहते हैं तो कोई हल्का बारीक कपड़ा मसलन मलमल इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूरी है कि पट्टी इतनी ढीली रहे नाफ को हवा लग सके ताकि नाफ गीली ना हो, खुश्क रहे। पट्टी को कसकर मत बांधिए। नौज़ायदा बच्चे की सफाई। हल्के गरम नरम गीले कपड़े से खून और दूसरे स्याल साफ़ कर दें। बेहतर यह है कि नाफ गिरने तक यानी आम तौर पर 5 से 8 दिन तक बच्चे को नहलाया न जाए। इसके बाद इससे रोज़ाना हल्के नरम साबुन और हल्के गर्म पानी से नहलाएं। नौज़ायदा बच्चे को फ़ौरन माँ अपना दूध पिलाए। जो ही नाल कटे बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। अगर बच्चा दूध पिएगा तो आंवल नाल जल्दी निकल सकेगी और ज़्यादा खून नहीं निकलेगा, और अगर निकल रहा हो तो बंद हो जाएगा। बच्चे को गर्म ज़रूर रखें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ना रखें। बच्चे को सर्दी से ज़रूर बचाएं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी से भी बचाएं। ख़ुद आप जितने गर्म कपड़े पहने उतने ही गर्म कपड़े उसे पहनाएं। इसके बाद और भी बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की मसाइल से रिलेटेड बहुत सारी बातें आगे भी हैं पीछे भी हैं, तो वो मैंने वक्त के साथ साथ पढ़ी हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। गूगल से PDF इंसाइक्लोपीडिया ख़वातीन का वो डाउनलोड कर लें और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहूं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग वो टॉपिक्स मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो इंशाल्लाह अगर आपको इस तरह से वीडियो देखना पसंद आ रही है तो फिर मैं और टॉपिक्स को भी इसी तरह से कवर करूँगी। लेकिन हाँ, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको ये सारी बातें कहाँ से पता चली, तो मुझे इन 2 पेजेस से ही मुकम्मल मालूमात हुई। ये जो 2 पेजेस की बातें हैं, ना ही मुझे किसी डॉक्टर ने बताई, ना ही मैंने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में अपनी मेडिकल डॉक्टर से किसी से समझी या सीखी। ये मैंने सिर्फ इन्हीं 2 पेजेस से सीखी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरी वो छोटी बहनें
या वो सिस्टर्स जो कि गाइडेंस से महरूम है, जिनके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो मैंने उनके लिए बनाई है। अपनी बड़ी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अपनी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।